नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेठिया। मित्रों, आपको याद होगा कि 2021 में एक खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ बद्रीनाथ के पास एक मस्जिद बनाई जा रही है। कुछ मुसलमानों ने वहां पहुंचकर एक निर्माणाधीन भवन में बकरीद पर नमाज भी पढ़ी थी। इससे पहले 2017 में देवबंद के मदरसा दारुल उलूम निशवाह के मौलाना अब्दुल लतीफ कासमी ने कहा था कि बद्रीनाथ धाम बद्रीनाथ नहीं बल्कि मुसलमानों का बदरुद्दीन शाह का धाम है, उसे मुसलमानों के हवाले किया जाए। आपको यह भी पता होगा कि पिछले 2 दशक में हिंदुओं के दूसरे सबसे बड़े तीर्थ हरिद्वार और उसके आसपास मुस्लिम आबादी में जबरदस्त उछाल आया है। यह कोई सामान्य घटनाएं नहीं है। राजस्थान के करौली में भी हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थ है, जहां कैला देवी का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को देवी दुर्गा की 9 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। इस मंदिर में चामुंडा देवी की 1100 साल पुरानी प्रतिमा है। करौली का नाम माता कैली देवी के नाम पर ही पड़ा है, इसलिए करौली को छोटा वृंदावन कहा जाता है। हिंदुओं के इस तीर्थ स्थल पर भी मुसलमानों का बड़ी तेजी से अतिक्रमण हो रहा है। इसी 2 अप्रैल को, जिस दिन पहला नवरात्रा था, हिंदू संगठनों ने राजस्थान के हर छोटे बड़े कस्बे में शोभा यात्रा और भगवा रैली का आयोजन किया था। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत करौली शहर में हिंदुओं की भगवा बाइक रैली निकल रही थी। जब यह रैली मुस्लिम बहुल इलाके हटवाड़ा से गुजर रही थी, तभी अचानक छतों से पथराव शुरू हो गया। इसके बाद हिंसा भड़क गई। एक तरफ छतों से पथराव हो रहा था, तो दूसरी तरफ जब जुलूस में भगदड़ मची, तो मोटरसाइकिलों में आग लगानी शुरू कर दी गई। न कोई उकसावे वाले नारे लगे थे, न किसी से कोई झड़प हुई थी। इसके बाद शहर के कई हिस्सों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई और प्रशासन 1 घंटे तक सोया रहा। हिंसा की घटनाएं बिना उकसावे की हुई। इसके सबूत के तौर पर अस्पताल में भर्ती हिंसा का शिकार हुए इन लोगों की जुबानी सुन लीजिए। कर रहा था न कुछ और। इनके पास तलवारें थी, लठ थे, वे होते ना बोतल बम, वे भी थे इनके पास। यानी इन्हें पहले से इन्होंने पूर्ण नियोजित रूप से इन्होंने किया ये सब। आग किसने लगाई है? आग देखी और मैं कहाँ से देख पाए? वो मास्क लगा रखे थे इन्होंने। कोई किसी का चेहरा कोई नहीं देख पाया। ये दुकानों में से पहले से बैठे हुए थे। भगदड़ मच गई। हाँ, पहले से बैठे हुए थे और इन्होंने चला। मुझे तो पता भी नहीं है वो किसने क्या किया है। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जो दुकानें थी ना वहाँ पे, उनके ऊपर जो लोग वाग थे, उनके पास बोतल बम में थे, मतलब पेट्रोल वाले। प्राय ट्रांसफार्मर से आगे बढ़ा है तो बिल्कुल शांतिपूर्वक जा रहा था। ना तो कोई उत्तेजनात्मक नारे थे, ना लोग कोई नाच गान कर रहे थे, ना नृत्य कर रहे थे। एक साथ पत्थरों की बौछार चालू हुई। मेरी उस पर भी, मैं उसमें बैठा था जो डेग थी, और उसमें कांच फूटा। और क्योंकि कांच पूरा नहीं फूटा तो फिर लाठियों से फोड़ा। फिर मुझे जो है उसमें से घसीटने की कोशिश की गई, तो वो मैंने थोड़ा कर्रा पकड़ रखा था कड़ा। तो जब तक ड्राइवर जा चुके थे तो मैं इधर से निकला, मतलब। तो हालांकि हमला करने से पहले वो थोड़े से सोच रहे थे, क्योंकि मैं सबको लगभग व्यक्तिगत, मेरे को लोग जानते हैं। कोई व्यक्ति ये जरूर कह रहा था कि ये हिंदुओं का हैदर है, ऐसे छोड़। नव संवत्सर के उपलक्ष्य में, हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में एक भगवा रैली का आयोजन किया था, जिसमें सारे समाज, सारी जाति, सारे धर्म के लोग उसमें शामिल थे। बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से रैली शहर के प्रमुख मार्गों से रवाना होकर चल रही थी। जैसे ही अठवारा बाजार में रैली आई, तो इन तो उपद्रवियों ने, पूर्व नियोजित षड्यंत्र था इनका। सारे लोग नकाब पहने हुए थे, ऊपर छतों पर जो खड़े थे, उनको देख के ही ऐसा लग रहा था कि निश्चित रूप से हमला करने की फिराक में है। सवाल यह है कि जब हिंदुओं के नव वर्ष पर शोभा यात्रा निकलनी थी, तो पुलिस ने सुरक्षा के बंदोबस्त क्यों नहीं किए? जब मुस्लिम इलाके में छतों पर पथराव जमा किए जा रहे थे और दुकानों में आग लगाने की सामग्री इकट्ठी की जा रही थी,
तब स्थानीय गुप्तचर एजेंसियों के अधिकारी क्या कर रहे थे। घटना के 2 दिन बाद खुलासा हुआ कि मुस्लिमों के कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई ने इस दंगे की रणनीति बनाई थी। कर्नाटक के हिजाब आंदोलन के पीछे भी पीएफआई का हाथ था। इससे पहले केरल में आरएसएस के कई वर्करों की हत्या में भी पीएफआई का हाथ पाया गया था। कुछ महीने पहले केरल में पीएफआई के एक कार्यालय में छापा मारा गया तो वहां बड़ी मात्रा में हथियार पाए गए थे। पीएफआई ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक यूनिफॉर्म बनाई है जो बिल्कुल सैनिक यूनिफॉर्म जैसी दिखती है। पीएफआई ने दक्षिण राज्यों के बाद उत्तर भारत के उन राज्यों में अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं जहां वे बिना रोक टोक अपना जाल फैला सकते हैं। राजस्थान उन राज्यों में से एक है। कुछ दिन पहले पीएफआई ने कोटा समेत राजस्थान के विभिन्न शहरों में सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन किया था। जहां देश के कई राज्य पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठा रहे हैं, वहीं राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने उन्हें सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन करने की इजाजत दी, जिसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि उन्हें पहले से आशंका थी कि 2 से 4 अप्रैल तक हिंदू नववर्ष के मौके पर भगवा रैलियों से धार्मिक उन्माद फैलेगा। उन्होंने दावा किया है कि इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर उन्होंने पहले ही अवगत करवा दिया था। अब सवाल पैदा होता है कि अगर उन्होंने राज्य सरकार को अवगत करवाया था तो राज्य सरकार ने मुस्लिम इलाकों से शोभा यात्राओं के सुरक्षित गुजर जाने के इंतजाम क्यों नहीं किए। दूसरा सवाल यह है कि पीएफआई को कैसे पता था कि सांप्रदायिक हिंसा होगी। स्पष्ट है कि हिंसा की रणनीति उन्हीं की तरफ से बनाई गई थी और अपने बचाव में उन्होंने चिट्ठी लिख दी। हिंसा के तुरंत बाद हिंसा के वीडियो वायरल होना शुरू हो गए थे। इसका मतलब भी यही निकलता है कि हिंदुओं की शोभा यात्रा पर हिंसा की पहले से तैयारी थी। एक तरफ पथराव हो रहा था, आगजनी हो रही थी, तो दूसरी तरफ वीडियो भी रिकॉर्डिंग किए जा रहे थे। बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस को संबोधित करते हुए एक बयान जारी करके कहा कि अपराधी चाहे किसी धर्म, जाति या वर्ग का हो, अपराध में उसकी संलिप्तता पाए जाने पर उसे बख्शा नहीं जाए। करौली में हुई घटना कहीं और ना हो, इसके लिए पुलिस प्रोएक्टिव होकर शांति व्यवस्था कायम करने की दिशा में एहतियाती कदम उठाए। हर थाना स्तर पर हार्डकोर अपराधियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यह अशोक गहलोत का बयान स्पष्ट है कि इसमें उन्होंने किसी तरह की सख्त कार्रवाई के कोई निर्देश नहीं दिए हैं, सिर्फ लीपापोती की गई है, जबकि यह सांप्रदायिक हिंसा है और सारी घटनाओं को एक एक करके देखा जा रहा है और एक एक घटना करके जांच की जाती है। पिछले साल इसी तरह का सांप्रदायिक तनाव 12 जिले के छबड़ा कस्बे में हुआ था, लेकिन छबड़ा की इस घटना का सबूत है कि मुस्लिम समुदाय के लोग किस तरह हमलावर हो रहे हैं। कमल सिंह नाम के एक व्यक्ति फल खरीद रहा था। किसी बात को लेकर दुकानदार आबिद और समीर से उसका विवाद हो गया। दोनों ने कमल सिंह पर चाकू से हमला कर दिया। मौके पर मौजूद राकेश नागर सहित कुछ और लोग कमल को बचाने के लिए दौड़े तो आबिद और समीर ने उन पर भी हमला कर दिया। कमल सिंह और राकेश नागर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। घटना के बाद लोगों ने हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर के पुलिस थाने पर धरना दिया। पुलिस ने आबिद, समीर और उसके साथी फरीद को गिरफ्तार कर लिया। इसी बात को लेकर के मुसलमानों ने छबड़ा में जमकर पत्थरबाजी और आगजनी की, दुकानें जलाई, वाहन जलाए, मोबाइल की दुकान में लूटपाट की, आग बुझाने पहुंची दमकल पर भी तोड़फोड़ की गई। तो इस तरह की प्रवृत्ति ये पहली बार नहीं हुई है कि हम कहें कि करौली में पहली बार हो गया। पिछले साल 12 में हुआ, छबड़ा में हुआ और उससे पिछले साल भी इसी तरह की घटनाएं जोधपुर के आसपास हुई थी। मित्रों, राजस्थान सांप्रदायिक हिंसा के मुहाने पर खड़ा है। योजनाबद्ध ढंग से हिंसा की वारदातें हो रही हैं, लेकिन राज्य सरकार क्रमबद्ध हो रही हर एक घटना को एक घटना मानकर चल रही है, जबकि इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखने की जरूरत है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने करौली में हुई घटना पर ट्वीट करके कहा
कि सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। मामले की गहराई तक जाने के लिए बीजेपी ने एक कमेटी का गठन भी किया है, जिसमें कई विधायक और पूर्व मंत्री शामिल हैं। क्या इसी तरह की जांच असेंबली की एक कमेटी को नहीं करनी चाहिए, जहां सभी दलों के विधायक जाकर के मौके पर जांच करें और बताएं कि ये घटनाएं क्यों शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, इसके पीछे साजिश कब से रची जा रही थी और क्या इसके पीछे पीएफआई का हाथ है या नहीं है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।